हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम एक नया कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आपको ये समझने में आसानी होगी कि अगर आप दूसरे फील्ड में हैं, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप आईटीसीएस में नहीं हैं और आप बिग डेटा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप इस चैनल से ये समझेंगे कि आपके अंदर इंटरेस्ट कैसे आएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको डेप्थ में बताऊँगा डेटा इंजीनियरिंग के बारे में और बिग डेटा के बारे में। बिग डेटा की शुरुआत क्यों हुई, कहाँ से हुई और कैसे हुई, और डेटा इंजीनियरिंग क्या है। तो मैं इस पे फ्यूचर में स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे टेक्निकल, मतलब बिग डेटा के जितने भी टूल्स हैं टेक्निकल, कैसे सेटअप करेंगे, कैसे इसमें जॉब खोजेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, एवरीथिंग सब कुछ कवर करूंगा। फिलहाल अभी इस सेशन में बस मैं इतना कवर करूंगा कि बिग डेटा क्या है और इसका रिवॉल्यूशन कहाँ से आया और आप इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं, और आपको बिग डेटा और डेटा इंजीनियरिंग क्यों क्यों सेलेक्ट करना चाहिए अपने करियर में, इसका बूम क्या है और कितना परसेंट आप हाइक पा सकते हैं, और ये क्यों इंटरेस्टिंग है। ये सेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको डेटा इंजीनियरिंग और बिग डेटा के बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चलेगी जिससे शायद आपके अंदर इंटरेस्ट आए बिग डेटा में मूव करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखता हूँ तो बिग डेटा, अब चलिए शुरू करते हैं। वाई डेटा इंजीनियरिंग और बिग डेटा इन 2024, वाई यू नीड ए बिग डेटा इन दीज टाइम्स। और बिग डेटा है क्या। सो अगर इसको हम नेविगेट करते हैं, ये मैं अभी इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर रहा था और जी, अब इसमें मैं ये देखूंगा कि हाउ द डेटा नेविगेट हिज एज, डेटा नेविगेटिंग द डेटा एज। सो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हमारा पहले सारी चीज़ें हार्ड में थी, जैसे हमारे पास फाइल्स हुआ करती थी और फाइल्स में हम डेटा स्टोर करते थे, हार्ड हार्ड कॉपी स्टोर करते थे। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास बहुत सारे जितने भी अब प्रोडक्ट आ रहे हैं, जब से आईटी रिवॉल्यूशन आया है, जहाँ तक मैं बताऊंगा 1998 के बाद से आईटी रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है वर्ल्ड वाइड। हम लोगों ने फुली फ्लेज में देखा है 2007 के बाद। 2007 के बाद जब आईटी रिवॉल्यूशन आया है तो सारे डिवाइसेस स्मार्ट हो गई हैं। स्मार्ट डिवाइस है, अगर हमें हमारा वो कोई भी डेटा रिकॉर्ड कर रही है तो वो किसी इस ऐप पे जा रहा है, तो वो ऐप बैकएंड में डेटा स्टोर कर रहा है। वैसे एक चीज़ बता दूं, डेटा इंजीनियरिंग मेजरली बैकएंड की होती है, बैकएंड डेवलपमेंट होता है, बैकएंड सेटअप होता है। जब आपका कोई डेटा फ्रंट में दिखता है तो कहीं ना कहीं वो जाके स्टोर हो रहा है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस होगी या उसका कोई भी मैकेनिज्म लिखा होगा जहाँ पे वो स्टोर होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसमें मैं आपको कवर करूंगा डेटा एक्सप्लोजिशन, चैलेंजेस इन डेटा स्टोरेज, इवोल्यूशन ऑफ हार्ड ड्राइव्स, पैरेलल डेटा एक्सेस, नीड फॉर स्पीड इन डेटा, इनोवेशन स्टोर सॉल्यूशन। और ये तीन चीज मैंने बाई मिस्टेकन डाल दी है, लेकिन इसको मैं अभी कवर नहीं करूंगा। ये थोड़ा हमारा टेक्निकल साइड पे चला गया बिग डेटा में कि मैप रिड्यूस और ये सब कब आता है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। और फिर फ्यूचर ऑफ डेटा, ये चीज़ हम कवर करेंगे। अगर आप ये पूरा सेशन देखेंगे, आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आपको बिग डेटा और डेटा इंजीनियरिंग में क्यों जाना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या हैं। और शायद आपको ये सब जान के आपको डेटा से प्यार होने लगेगा कि डेटा सच में आप, यू कैन प्ले विद द डेटा, यू कैन रूल ऑन डेटा, यू कैन मैनिपुलेट द डेटा। पूरी इस समय पूरी वर्ल्ड वाइड डेटा पे सारी चीज़ें चल रही है। चलिए अब डेटा एक्सप्लोरेशन पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक, डेटा एक्सप्लोजिशन क्या है। We live in an era dominated by the data, with the digital universe estimated to grow to 44 zeta by 2020। हमारे, अगर चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि YouTube हर मिनट शायद 200 आवर्स की वीडियो अपलोड करता है हर मिनट अपने YouTube चैनल पे। तो वो जब वीडियो अपलोड कर रहा है तो उस वीडियो को हम कहीं तो स्टोर करेंगे, कहीं पर भी तो रखेंगे, तो वो एक डेटा हुआ। इस समय आपका एक स्मार्ट वॉच है, अगर मैं स्मार्ट वॉच की बात करूं तो स्मार्ट वॉच आपका पूरा एक हेल्थ डेटा स्टोर करती है। वो किसी ऐप में जाता है, ऐप में जाने के बाद वो किसी स्टोरेज में जाता होगा, वो किसी, जस्ट मिनट, वो किसी स्टोर में होता होगा, कहीं तो स्टोर होता होगा। और इस तरह सोचिए, डे बाय डे हमारे पास कितने डेटा आते हैं, हजारों लाखों करोड़ों MBs, GBs, यू कैन कॉल इट जेटा बाइट्स। जैसे देखिए
Facebook hosts over 240 billion photos with a growth rate of 7 petabytes per month. अब आप पेटाबाइट्स की कैलकुलेशन आप गूगल पे देख लीजिएगा कि जैसे 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB लाइक दिस, देन इक्वल्स टू GB, फिर जीटा पेटा लाइक दिस. सो दिस इज द कैपेसिटी. सोचिए इतना ये यूज कर रहा है, और अभी के डेट में सारी चीजें सेंसर से हैं. सेंसर है तो डेटा भी जनरेट हो रहा होगा. अगर डेटा जनरेट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर भी हो रहा होगा, राइट. तो यहाँ से ये डेटा एक्सप्लोरेशन है. और जब इतना डेटा हमारे पास जनरेट हो रहा है तो इसको हम कहीं तो स्टोर करेंगे, इसके साथ कुछ तो करेंगे. क्योंकि अगर आप कोई भी देखिए, अगर इतना डेटा जनरेट होगा तो पहली चीज तो उसकी डेटा की सिक्योरिटी आ जाएगी. फिर डेटा मैनेज आ जाएगा, आपको डेटा मैनेज भी करना होगा. फिर स्टोरेज आ जाएगा. सो ये सब सारी चीजें हैं इसमें, इसीलिए डेटा इंजीनियरिंग सबसे वास्ट है. अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि चैलेंजेस इन डेटा स्टोरेज. जब हम डेटा स्टोर करने जाते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता था, हमारे पास कुछ नेटवर्क डिवाइसेस होती थी जिसपे हम सीक्वेंसली डेटा स्टोर करते थे. इस तरह नेटवर्क डिवाइस होती थी, उस पे 1 बाई 1 करके डेटा हम स्टोर करते थे. तो हमारे पास डेटा कुछ लो क्वांटिटी में होता था तो वो बहुत आसानी से अपलोड हो जाता था. लेकिन आज के डेट में क्या है कि इतना डेटा है. चलिए अब थोड़ा इसमें चैलेंजेस क्या रहे थे. डिस्पाइट इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी अक्रॉस एक्सेस स्पीड हैव लैग्ड बिहाइंड सिग्निफिकेंटली ओवर द इयर्स. देखिए जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ता जा रहा है तो उसको स्टोर करने की स्पीड भी चाहिए. अगर हम सीक्वेंस में डेटा स्टोर करेंगे तो उसकी स्पीड इम्पैक्ट होगी, वो घंटों लगा लेगा एक छोटा सा डेटा स्टोर करने में. तो इसके लिए हमें एक ऐसा नेटवर्क चाहिए था जो पैरेलल डेटा स्टोर कर सके. मतलब वो कुछ मिनट में, इट विल विद इन 2-3 मिनट्स वो हमारा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो जाए, राइट. अब जैसे अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, 1990 में हार्ड ड्राइव में हम 1370 MB तक का डेटा स्टोर करते थे, जिसकी स्पीड होती थी 4.4 Mbps. सोचिए 4.4 Mbps की स्पीड में हम बस इतना डेटा स्टोर कर पाते थे 1990s में, उस समय की जो हार्ड ड्राइव हुआ करती थी, राइट. लेकिन फिर क्या हुआ, अब मॉडर्न डेज में 1 टेराबाइट ड्राइव्स, अब आज के दिन में जो हार्ड ड्राइव होती है SSD, वो 1 TB की होती है, 2 TB की होती है, या 10 TB की भी होती है मैक्सिमम जो आ रही है मार्केट में. और इसमें क्या है, जिसका ट्रांसफर रेट है 4.4 Mbps. देखिए अब आपने क्या किया, आपने हार्ड ड्राइव तो बढ़ा दिया, आपका डेटा बढ़ गया, आपने हार्ड ड्राइव बढ़ा दिया, लेकिन उसकी जो ट्रांसफर स्पीड है, समझिए उसकी जो ट्रांसफर स्पीड है वो आपकी 4.4 Mbps ही है. मतलब 4.4 MB पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर होगा. तो अगर आपको, मतलब सॉरी, वो 4.4 इसमें थी, अब वो अप्रोक्सीमेटली 100 Mbps है. अब आपका 100 Mbps जब डेटा स्टोर होगा, अगर 1 टेराबाइट आप डेटा स्टोर करेंगे तो वो पूरा स्टोर होने में कम से कम 1 आवर अप्रोक्सीमेटली या 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली ले लेगा. तो ये चैलेंज था कि हमने स्पेस तो बढ़ा दिया लेकिन हमारी स्पीड नहीं बढ़ पाई. अब जैसा डेटा रिवॉल्यूशन आया, एक फेसबुक ने अपना रिवॉल्यूशन छोड़ा कि फेसबुक ने एक न्यूमरस अमाउंट में डेटा जनरेट किया कि रातों रात इतना डेटा आ गया कि उसको स्टोर करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया. तो जैसे फेसबुक हुआ वैसे आपका गूगल हुआ. अब गूगल को कैसे भूल सकते, याहू है, ये सब इतना डेटा जनरेट कर रहे थे कि इनको पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी. तो इस तरह क्या हुआ, तो हमारा एक डिस्पैरिटी इन स्टोरेज वर्सेस एक्सेस स्पीड हैज क्रिएटेड अ बॉटलनेक इन डेटा मैनेजमेंट. तो एक हमारा सारा क्या था कि जो भी हमारी एक्सेस स्पीड थी और हमारा जो स्टोरेज था वो सब फिल्ड होने लगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि इसको कैसे मैनेज किया जाए. अब आ चुका था टाइम 2010 का. अब 2010 के टाइम हमारे पास फेसबुक भी मूव कर रहा था, गूगल भी मार्केट पकड़ रहा था, एक डिजिटलाइजेशन का रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था. तो ये सब हैंडल भी तो करना था. आप डेटा लेके कहाँ जाओगे इतना.
आप कितनी हार्ड ड्राइव यूज करोगे? अगर आप 100 MB दोगे तो आपको सालों लग जाएगा स्टोर करने में। तो फिर इनको एक इफिशिएंट डेटा हैंडलिंग का एक सॉल्यूशन चाहिए था जिससे ये डेटा को रीड राइट कर ले, बड़े डेटा को, लार्ज डेटा को जल्दी, क्विक डेटा। तो ये चैलेंजेस थे, ये चैलेंजेस ये फेस कर रहे थे डेटा स्टोरेज में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इवोल्यूशन ऑफ हार्ड ड्राइव्स। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ हार्ड ड्राइव, जब आपका डेटा जनरेट हुआ तो यू नीड सम नेटवर्क स्टोरेज, लेकिन फिर आपको कुछ उसको कैरी भी करना था, कैरी स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव आई। तो इस तरह हमारी हार्ड ड्राइव आई, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फ्रॉम 1370 MB ड्राइव्स इन 1990, अब 1 टेराबाइट तक की ड्राइव्स आ रही हैं मॉडर्न डेज में। तो ये इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब हमारा डेटा बढ़ा, डेटा ग्रोथ बढ़ा, तो हमें हार्ड ड्राइव भी चाहिए थी। लेकिन चैलेंज ये था कि डेटा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमें हार्ड ड्राइव का जो डेटा फ्लो था वो कम था। अब हमें डेटा फ्लो भी इम्प्रूव करना है कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कम समय में उसको स्टोर कर पाए। अब फिर हमारे जो इनोवेटर्स थे, इंजीनियर थे, जनरली एक अपाचे फाउंडेशन है, उसके इंजीनियर्स और आपके फेसबुक के और याहू के, गूगल के, अब उनको कुछ एक पैरेलल मैकेनिज्म चाहिए थी जिससे वो, जैसे एक हार्ड ड्राइव है, ये दूसरी हार्ड ड्राइव है, वो पैरेलल डेटा ट्रांसफर कर सकें। जब पैरेलल डेटा ट्रांसफर होगा, जैसे मान लीजिए 1 TB की आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है और आप सीक्वेंसली उसको 100 MBPS तक स्टोर कर रहे हो, अगर आप पैरेलल करोगे तो 100 MBPS ये जाएगा, 100 MBPS ये जाएगा, 100 MBPS ये जाएगा, 100 MBPS जाएगा। अगर आपने 4 पैरेलल लगा दिया तो आपका 400 MBPS हो जाएगा, मतलब 400 MBPS तक डेटा ट्रांसफर करोगे। तो ये सबसे सूटेबल सॉल्यूशन था, लेकिन अब चैलेंज आता है कि इसको इम्प्लीमेंट और डिजाइन कैसे करें। ये था इवोल्यूशन ऑफ हार्ड ड्राइव। अब आते हैं पैरेलल डेटा एक्सेस, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब पैरेलल डेटा एक्सेस में क्या था? रीडिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल डिस्क। आप डेटा मल्टीपल डिस्क से रीड कर रहे हैं एक साथ, और उसको आप कट डाउन करके रीड राइट भी कर रहे हैं, उसको और एक्सेस भी कर रहे हैं। इमेजिन 100 ड्राइव्स ईच होल्डिंग 100 ऑफ डेटा। यही जो भी मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया कि आपकी 100 ड्राइव है, वो होल्डिंग 100 ऑफ डेटा, मतलब उसमें लाखों करोड़ डेटा पड़े हैं और वो वर्किंग टुगेदर इन पैरेलल, वो एक साथ काम कर रही हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यही इनका एक आया कि पैरेलल डेटा एक्सेस कैसे किया जाए। ये जो अप्रोच था, ये आपका डेटा रीड टाइम्स को 2 मिनट्स, 3 मिनट्स या 1 मिनट पे कर सकता है। अगर आपकी हार्ड ड्राइव है, ये देखिए उसमें रैक है, रैक में अगर आपकी 1 2 3 4 5 6 या n नंबर ऑफ कुछ लगी हुई है हार्ड ड्राइव, और इधर आपको डेटा रीड करना है, और आपने एक पैरेलल मेथड बना दिया, मतलब जो इंजीनियर ने किया, तो उसके बाद आप जो ये 100 MBPS का था, अब आप उसको 100 मल्टीप्लाई बाय जितने भी वो होंगे, तो आप उसको, अब इससे इसकी टाइम कम हो गई, तो ये सारा डेटा आप 2 मिनट में या 1 मिनट में रीड कर सकते हैं। ये चीज, ये एक बहुत बूम था जिसने बिग डेटा को पैदा किया। एक यही पैरेलल मैकेनिज्म थी विच बॉर्न और क्रिएट हडूप सिस्टम, हडूप फ्रेमवर्क और बिग डेटा इंजीनियरिंग। अब यहीं से बिग डेटा इंजीनियरिंग की शुरुआत हो जाती है कि भाई अब हमें डेटा पे काम करना है और डेटा चाहिए, सिंपल। तो पैरेलल एक्सेस आपको समझ में आ गया कि जब हमारा डेटा जनरेट हुआ तो उसको स्टोर करना था, लेकिन डेटा और जनरेट होने लगा, तो अब साइंटिस्ट है, जो इनोवेटर्स थे, जो इंजीनियर थे, उन्होंने पैरेलल डेटा एक्सेस को इनोवेट किया कि इस तरह करके एक मैकेनिज्म बनाई, इस तरह करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं नीड फॉर स्पीड। अब क्या करना है? देखिए, बिग डेटा और डेटा इंजीनियरिंग में ये मैंने थोड़ा कार्टून वाला लगाया है, जैसे आपको एक इवोल्यूशन पता हो सके। इसका सिग्निफिकेंट ये है कि पहले हमारे पास एक डेटा का एक टायर था, सिर्फ 2 टायर चल रहे थे। उसके बाद इसमें ये इम्प्रूवमेंट हुई, फिर इस इम्प्रूवमेंट के बाद अब जब आपके पास 4 व्हील आ गए और आपके पास एक छत आ गई, तो फिर आपको एक कार चाहिए थी जो थोड़ी मॉडर्न हो, जिसमें अपना सामान भी लोड कर सकते हैं। जब आप सामान लोड कर सकते हैं,
तो उसके बाद फिर आप उसको स्पीड भी दे सकते हैं। अब जब आपने सामान लोड कर दिया तो आपको रेस करना है, क्योंकि आपकी कार भी हो गई, छत भी हो गई, स्पीड भी आ गई, कंफर्ट भी आ गया। अब आपको उसको रेस अप करना है। अब इस तरह जैसे आप एक इवोल्यूशन, एक कार का इवोल्यूशन देख रहे हो, सेम डेटा का इवोल्यूशन हुआ है। जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, पहले डेटा कम था, फिर हमारी नीड बढ़ी, डेटा और बढ़ा, तो हमने उसे एक छोटा सा सॉल्यूशन बनाया 1990 में, जिसमें हम एक वही छोटा सा 1300 MB स्टोर कर रहे थे। फिर हमारे हार्डवेयर सेंसर्स आए, आईटी रिवॉल्यूशन आना शुरू हुआ 1995 के बाद से। तो उसके बाद हमें डेटा की नीड और बढ़ी, तो हमने अपना सिस्टम और सर्विस इम्प्रूव किया। अब हम बात करते हैं आफ्टर 2015। हमारे पास न्यूमरस अमाउंट ऑफ डेटा है, क्योंकि आप 3G यूज़ कर रहे हैं, 4G यूज़ कर रहे हैं, 5G भी आ रहा है, तो उसमें न्यूमरस अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। अगर आप एक कॉल भी कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स को हिट कर रही है जो सिस्टम में स्टोर हो रही है। तो उस कॉल की डिटेल्स, आपने किसी बंदे को कॉल किया, वो स्टोर हुआ, फिर वो कॉल इम्प्रूव हुई, एक इंजीनियर आपके टावर मोबाइल की इंजीनियरिंग पे काम कर रहा है, दूसरा आपके बिलिंग पे काम कर रहा है, वो सारे डेटा जनरेट हो रहे हैं। तो अब इतने जब डेटा जनरेट होंगे तो आपको स्पीड भी चाहिए। आप जैसे पर डे मान लीजिए 1 मिलियन कस्टमर्स का डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो पर डे। जब 1 मिलियन कस्टमर का डेटा आप प्रोसेस करोगे तो आपको इसकी स्पीड भी चाहिए ना। अब 1 मिलियन डेटा मान के चलिए आपका हो गया कुछ 1000 ऑफ जीबीज, और हम कह सकते हैं टेराबाइट्स पेटाबाइट्स ऑफ डेटा। तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए आपको डेटा स्पीड चाहिए। अगर आपका डेटा तेज ट्रांसफर नहीं करेगा तो आप उस पर कुछ भी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका यही मतलब, नीड फॉर स्पीड, यू नीड ए स्पीड दिस टाइम टू ग्रो योर डेटा एंड ग्रूम योर डेटा। बस एक छोटा सा एग्जांपल था आपको, इसीलिए मैंने एक कार को सिग्निफाई किया कि जैसे हम डेटा ग्रो हो रहा है वैसे हमें हाई स्पीड कार चाहिए अपने डेटा को मूव कराने के लिए। सिंपल। चलिए अब हम आते हैं दूसरे पीपीटी, इनोवेशन स्टोरेज सॉल्यूशन। अब जब हमारा एक नया डेटा इनोवेशन और नया डेटा बूम आ चुका है तो हमें एक सॉल्यूशन भी चाहिए था टू स्टोर दोज डेटा। लाइक न्यू स्टोरेज सॉल्यूशन आर बीइंग डेवलप्ड टू ओवरकम एक्सेस स्पीड लिमिटेशन, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। फिर इनोवेशन मेथड एम टू अलाइन डेटा एक्सेस स्पीड विद ग्रोइंग स्टोरेज कैपेसिटी। अब आपको स्पीड के साथ उसकी ग्रोइंग कैपेसिटी पे भी फोकस है कि वो उतना डेटा में स्टोर भी करना है। Technologies like SSD offer faster data retrieval compared to traditional hard drives। जो अब आपकी SSDs स्टोरेज आ रही हैं वो आपकी तेज थी जो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव चल रही थी। ऑप्टिमाइज स्टोरेज सॉल्यूशन इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट डेटा मैनेज। हाँ, अब इस पे आते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक चीज़ें समझ में आई होंगी तो आपको अब ये समझना है कि जब आपने डेटा लाया, आपने डेटा स्टोर किया, आपने डेटा को स्पीड भी दे दी, आपका डेटा जल्दी आ रहा है। अब क्या? अब आता है ये पॉइंट, आपको उसको ऑप्टिमाइज भी करना है सॉल्यूशन को, इफिशिएंट मैनर, कि वो डेटा खोए ना, वो डेटा चोरी ना हो, वो डेटा जब हमें चाहिए तो हमें वो एक स्क्रीन पे डेटा मिल जाए, और एक इफिशिएंट मैनर में वो डेटा कहीं अच्छे से स्टोर्ड हो। उसको आपको मैनेज करना है, स्टोर करना है, सेफ्टी, इनरिच, इनहैंस, जैसी भी उसकी नीड होगी। अब इसमें क्या है कि जो ये पॉइंट है, कंटिन्यूड इनोवेशन इज क्रूशियल टू मीट द डिमांड्स ऑफ डेटा एज। अब जो हमारे उसके इनोवेशंस हैं वो कंटिन्यू हैं, वो लगातार हो रहे हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट भी हैं बिकॉज इट्स क्रूशियल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द डेटा एज। अब जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है उसकी डिमांड्स बढ़ रही है, उस डिमांड्स को मीट भी कराना पड़ेगा। आप हमेशा एक नेटवर्क स्टोरेज को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं, अगर आप स्लाइड नंबर 9 पे हैं तो आपको पता चल गया होगा डेटा क्या है और डेटा कहाँ से आ रहा है और डेटा कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के डेट में चाहे गवर्नमेंट वर्क हो, चाहे आपका प्राइवेट वर्क हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, शेयर मार्केट हो, सब कुछ इस समय आपका डिजिटल है। जैसे आप शेयर मार्केट पे तो कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, उसकी भी एक कॉपी बन रही है। अगर वो डेटा सेफ नहीं होगा और ऑप्टिमाइज नहीं होगा, अगर वो उड़ गया तो सोचिए आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, राइट।
इसीलिए डेटा इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एग्जांपल है, अगर आप आज अपने आसपास सर उठा के देखते हैं, फोन से लेके अगर मैं फोन की बात करूं, फोन से लेके लैपटॉप और आपके जितने भी, जैसे व्हाट्सएप हो गया, एफबी हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें ट्रिलियंस ऑफ डेटाज हैं, ट्रिलियंस ऑफ जीबीज डेटा है, मतलब बहुत न्यूमरस डेटा है। सबसे ज़्यादा डेटा इस समय टेलीकॉम के पास है। अगर मैं इंडस्ट्री और आईटी की बात करूं, जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, नोकिया, एरिक्सन और आपकी जो भी बड़ी टेलीकॉम जाइंट्स है, हुआवे, इनके पास बहुत सारा डेटा है, क्योंकि ये आपके टावर का डेटा मैनेज कर रही हैं, आपके बिलिंग का डेटा मैनेज कर रही हैं, एयरटेल हो गई, ये सब। तो अब इनको ये मैनेज भी करना और स्टोर भी करना है, जितना आपको अभी तक समझ में है। इसलिए डेटा इंजीनियरिंग इस समय बूम पे है। चलिए अब मैं दूसरे पीपीटी पे चलता हूँ इनोवेशन के बाद। ये हो गया। देखिए मैप रिड्यूस मैं बाद में बताऊंगा, मैप रिड्यूस अभी हटा देते हैं फॉर टाइम बीइंग। बेनिफिट्स ऑफ मैप रिड्यूस भी हटा देते हैं, ये टेक है, ये हम इसको आपको सेशन नंबर 5-6 में पहुंचेंगे मैप रिड्यूस तक। और चलिए अब फ्यूचर ऑफ डेटा आते हैं। फ्यूचर ऑफ डेटा क्या है? फ्यूचर ऑफ डेटा, बेसिकली द फ्यूचर ऑफ डेटा मैनेजमेंट लाइज इन बैलेंसिंग स्टोरेज एंड एक्सेस स्पीड। अगर आप इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारा फ्यूचर ऑफ डेटा मैनेजमेंट हमारा डिपेंड करता है स्टोरेज बैलेंसिंग, कि आप कितना डेटा स्टोर कर रहे हैं और उसकी एक्सेस स्पीड क्या है। समझिए इस बात को। अगर हमने कुछ n नंबर ऑफ डेटा स्टोर किया, ठीक है, सपोज करिए हम एक टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हैं और हमने एक इम्प्रूवमेंट किया जिससे आपकी 4G स्पीड अच्छी हो गई आपके मोबाइल में। जब 4G स्पीड अच्छी हुई तो हमने उसके टावर का डेटा अपने कहीं डेटाबेस पे स्टोर किया, उस पर हमने कोई इंजीनियरिंग की। जब हमने उस पर कोई इंजीनियरिंग की, जस्ट अ सेकेंड, हमने उस पर कोई इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपकी सर्विस इंप्रूव हो गई, तो वो डेटा हमने कहीं स्टोर किया। लेकिन अब हमें अपने मैनेजर को शो करना है मैंने कल क्या किया, तो मैनेजर मेरे से पूछेगा भाई कल तूने क्या किया, तो हम डेटा प्रोसेस करके उसको दिखाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैंने कल ये किया और ये है, तो हमें उसकी स्पीड का भी ध्यान रखना है कि हमें 2 मिनट में डेटा मिल जाए और हम दिखा दें हाँ हमने ये काम किया था। शायद आप समझ रहे होंगे कि डेटा इंजीनियरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू इवॉल्व टू मीट द डेटा डिमांड्स। देखिए सिंपल सी बात है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। अब हम डेटा इंजीनियरिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, मशीन लर्निंग ला रहे हैं, एआई ला रहे हैं, बिग डेटा ला रहे हैं, सीक्वल ला रहे हैं, कि आप नए नए इनोवेशंस कर रहे हो, नए नए क्या कहते हैं, हमारी जो डेटा इवोल्यूशन है उसकी डिमांड को मीट करने के लिए। और सबसे बड़ा जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा बिग डेटा पैरेलल प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज कंप्यूटिंग पे। ये लाइन है, ये पूरा बिग डेटा आपका इसी पे चलेगा कि हम डेटा को पैरेलल कैसे प्रोसेस करेंगे और पैरेलल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके इसको स्टोर करेंगे, कि जिससे हमारा टाइम बचे डेटा रीड राइट करने के लिए। Efficient data management will drive advantage in various sectors. Staying ahead in the data age requires embracing a cutting edge data technologies. तो अब हम आते हैं बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं जिसके पास डेटा है। इस समय बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं। अगर मैं बड़ी फेसबुक का नाम लूँ या अपाचे फाउंडेशन बिग डेटा के नए नए टूल्स को डेवलप करती है। जैसे आपका स्पार्क हो गया, काफका हो गया। स्पार्क डेटा फ्रेम है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पाइपलाइंस डिजाइन करते हैं और पूरा एक डेटा को कैसे एग्रीगेट करते हैं उसकी पूरी कंडीशन लिखते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इतना इस पे सोचने की बात नहीं है, इसमें नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। और अभी ये बेसिकली आप ये समझिए कि कैसे कि हमारा डेटा कितना वास्ट है और इस पे हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। इतना मैं होप करता हूँ कि अगर इतना भी आपने ध्यान से सुना होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि डेटा इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं भी देखोगे आपको डेटा ही दिखेगा, क्योंकि इस समय कुछ भी होगा वो किसी ऐप में स्टोर होगा। जब वो ऐप में स्टोर होगा तो कहीं बैकएंड में भी स्टोर होगा, चाहे वो SQL सर्वर में स्टोर होगा, चाहे उसकी नेटवर्क डिवाइस होगी
या कोई दूसरा फ्रेमवर्क यूज हो रहा होगा, वो एआई कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन स्टोर हो रहा है। जब स्टोर हो रहा है तो वो डेटा आपको रिप्रेजेंट भी करना है, उस डेटा पे काम भी करना है, वो हमारा डेटा मैनेजमेंट है। चलिए, अब ये इतना था आज के लिए, समझने के लिए कि हमको डेटा इंजीनियरिंग में क्यों जानना चाहिए, why data engineering is important and why you have to look at big data in your career। आपको अपना करियर क्यों बनाना है बिग डेटा में, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ये चीज़ समझी होंगी, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे आप नए हैं इस फील्ड में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, ये अभी आप इसको देखते जाइए, मैं आपको सारा एंड टू एंड बताऊंगा कि इसके पार्ट 1 क्या होगा, आपको शुरू कैसे करनी है, स्टडी कहाँ से करनी है, प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या है, कैसे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग में, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो फ्रीलांसर काम कैसे कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं व्हाट नेक्स्ट। देखिए, अब हम इसमें अभी तक हम ये जान गए हैं कि डेटा इंजीनियरिंग क्या है, मतलब व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग, ये पता चल गया, और डेटा का इवोल्यूशन क्या है। लेकिन अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या है कि अब मैं इस पे थोड़ा टेक्निकल बनाऊंगा। अगर आपको अभी तक, अगर आपको और भी कुछ जानना हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसको मैं शुरू कहाँ से करूँ, मैं उसका भी एक नया वीडियो बना के डाल दूंगा कि आपको शुरू क्या करना है। लेकिन आप नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि बिग डेटा के बारे में, तो मैं थोड़ा टेक्निकल घुसूंगा। अगर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तो मैं ये अज्यूम करता हूँ अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तो आप इंटरेस्टेड हो डेटा इंजीनियरिंग में अपने आप को स्विच करने का या कुछ नया लर्न करने का। अगर आप कुछ नया लर्न करना चाहते हो तभी पार्ट 2 आपके लिए है। तो मैं उसमें बिग डेटा शुरू करूंगा कि बिग डेटा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, बिग डेटा के कौन कौन से टूल्स हैं और उस पर कैसे काम होता है, और बीच बीच में मैं एक सेशंस मिसलेनियस डालूंगा जिससे ये पता चलेगा कि जिससे आपको ये पता चलेगा आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पार्ट 2 के बाद मैं इसमें सारी डेप्थ चीज़ें बताऊंगा। अगर मैं स्पार्क उठाऊंगा बिग डेटा का टूल तो मैं उसका डेप्थ बताऊंगा पूरा कि स्पार्क कैसे, कहाँ से शुरू होता है, कैसे सेटअप करना है, और वो हम कैसे यूज़ करते हैं, और उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। और स्पार्क में जब जब मैं पूरा 20 सेशंस पूरा रिकॉर्ड है, 25 सेशंस पूरे रिकॉर्ड कर दूंगा, तो मैं उसके प्रोडक्शन इश्यूज भी बताऊंगा कि जब आप इंडस्ट्री रियल टाइम में काम करते हो तो आपको कौन कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, आप उसको फिक्स कैसे करोगे। राइट, अभी के लिए हम इतना समझते हैं, हमारी जो डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा इंजीनियरिंग एक बहुत ही प्यारी डोमेन है। इसमें अगर आप लोग सोचना चाहते हो तो आप चारों तरफ देखिए, चारों तरफ डेटा है, इसमें बूम है। अगर आप अपने करियर में स्विच चाहते हो तो इसमें 200% तक की भी हाइक मिलती है। बड़े बड़े बैंकिंग इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज इस पे 200-300% तक का भी इंक्रीमेंट देती हैं। अगर आपको बिग डेटा या मशीन लर्निंग या आपको डेटा मॉडलिंग ये सब चीज़ें आती हैं तो आपको ये सब कंपनीज मोटा पैसा देती हैं। लेकिन आना मतलब मैं आपको एंड टू एंड इस चैनल में सारा गाइड करूंगा कि आप बिग डेटा में अपने को कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, एवरीथिंग, और प्रिपरेशन क्या होगी, और मैं सारे बेसिक टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट सारा एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इस चैनल को ट्यून करके रखिए और आप इसको फॉलो करके रखिए, और आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं उस पर कुछ ना कुछ 1 या 2 दिन में एक अच्छा सा वीडियोस बना के मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आए, बना के मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको डेटा इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं उसका कोई ना कोई वीडियो बना के सॉल्यूशन या लिंक आपको शेयर करूंगा। होप कि आपको जो मैं बताऊं आपको समझ में आए, आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मैं वहां पे आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।